वेलकम टू फार्मीज लेट्स मेक इट ईज। ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ यूनिट 2 जूरिस्पोंडेंस सेमेस्टर फिफ्थ। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड द रूल, मतलब कि जो एक्ट और रूल बनते हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, जो इनको कंट्रोल करते हैं, एडमिन जो है इनके, ठीक है। एडमिन मतलब एक तरह से कह लो देखभाल या फिर रूल बनाने वाले और रूल रेगुलेट करने वाले लोग जो हैं वो है कौन असलियत में। हम कह तो देते हैं जैसे कि सरकार, पर सरकार है कौन, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो चला रहे हैं इनको, तो वो कौन लोग हैं, ठीक है। तो ये कोई लोग नहीं है, ये एक ग्रुप है, संस्था है, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर दोज एजेंसी विच रेगुलेट एंड मेंटेन दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945, मतलब कि जो बना था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1940 और जो एनफोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनफोर्स रूल हुआ था, दोहराया गया था, उसको कहते हैं 1945 में ही हुआ था। तो इसके 3 पिलर्स हैं। क्या है इनके 3 पिलर्स? जैसे हमारे संविधान में कुछ 5 पिलर है, आई गेस मेरे को अच्छे से जीके अच्छा नहीं है, पर इनके 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स के अंदर क्या है, एडवाइजरी बोर्ड, जो एडवाइजरी बोर्ड है जो हमें एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 2 आते हैं, 2 लोग हमें एडवाइस देते हैं। पहला है हमारा डी टैब मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसको कहते हैं डी टैब। ये एक कम्युनिटी है। दूसरी कम्युनिटी कौन सी है, DCC कम्युनिटी, मतलब कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, एडवाइजरी। हमें एडवाइस देने का काम करते हैं कि क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्या अमेंडमेंट करना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए, सब एडवाइस करते हैं हम लोग, ठीक है। एडवाइस करा जाता है मतलब मेंबर्स को। फिर दूसरी क्या है, एनालिटिकल मेंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, CDL मतलब कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है ये। और दूसरे कौन होते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये क्या होते हैं, ये सब चेक करने का काम करते हैं, एनालिसिस करने का काम करते हैं ड्रग एंड कंपाउंड्स को। फिर होता है एग्जीक्यूटिव क्या होती है, यही लोग होते हैं जो इन सब प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि मतलब लागू करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। जैसे प्लान होता है ना, प्लान बनाना अलग होता है और एग्जीक्यूट अलग करना होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब उसको आपने जो सोचा है उसको हकीकत में करना, इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर काम करती है इन सब चीज़ को लेके। तो वो लाइसेंस अथॉरिटी है, इनके अंडर आते हैं। दूसरा ड्रग इंस्पेक्टर इसके अंडर आते हैं, और कस्टम कलेक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा डी टैब, मतलब कि क्या, ड्रग टेक्निकल एडवर्टाइजरी बोर्ड, यानी कि डी टैब क्या काम करती है भाई, को हम कुछ जान लेते हैं। डी टैब हमारी काम करती है, हाँ तो देखो यहीं पे मैं कल कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 18 मेंबर लिखा हुआ है ना, पर ऐसा नहीं है, 18 मेंबर नहीं होते इसके अंदर। कल यहीं पे गलती हो गई थी, मतलब जो फर्स्ट यूनिट थी ना उसमें यहाँ गलती हो गई थी। नहीं इसमें तो सही है, फर्स्ट यूनिट गलती है, ठीक है ना। तो उसको मैं ठीक कर लूँगा। पर यहाँ पे देखो क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ड्रग डी टैब जो है, डी टैब हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। किस लिए अपॉइंट करती है, एडवाइस देने के लिए। अब एडवाइस किनको देती है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करती है, ठीक है ना, टेक्निकल मैटर्स पे ऑब्वियस। तो फिर इनके अंदर क्या है, कौन लोग हैं, इनके अंदर है 18 मेंबर्स, जिनमें से जो 8 है वो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होते हैं, बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन से होते हैं, पर ये रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हो गए, प्रेसिडेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हो गए। प्रेसिडेंट किसके हो गए, MCI मतलब कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हो गए। या डायरेक्टर क्या हो गए हमारे किसके, CDL के, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, जैसे कि कोलकाता में जो सिचुएटेड है। और किसके डायरेक्टर हो गए हमारे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। और किसके ड्रग डायरेक्टर हो गए, CRI मतलब कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि कसौली में है, ठीक है। फिर डायरेक्टर हो गए हमारे जो किसके हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। वेटनरी मतलब होता है जानवर के संचालक। ये हमारे कहाँ है, इज्जत नगर में है। तो ये हमारे कौन है, एक्स ऑफिशियल मेंबर है। टोटल कितने हैं, ये 8 मेंबर है, ठीक है ना, 8 मेंबर है। आप कितने बच्चे, 10 बच्चे। तो 10 क्या है, 5 होते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर और 5 होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर। उसको हम थोड़ा सा डीप में जानने का ट्राई करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर कौन होंगे, 5 लोग होने चाहिए। तो 1% फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आना चाहिए, जो कि नॉमिनेटेड किसके द्वारा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। नॉमिनेटेड मतलब कि नॉमिनेट करा जाएगा उसको, इलेक्ट जैसा ही कुछ होता है, नॉमिनेट करा जाएगा, मतलब चुना जाएगा, ठीक है। फिर उनमें से जो 2 ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे, जो कि किनके द्वारा नॉमिनेट करा जाएगा उनको, मतलब नाम उनका किनके द्वारा लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। फिर उनमें से जो दो पर्सन जो बच गए ना, वो होंगे अमंग द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल एजेंसीज, वो इसके इंचार्ज होंगे ड्रग कंट्रोल एजेंसीज के। तो और इन द स्टेट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल, एक स्टेट देगा और एक सेंट्रल देगा। तो यहाँ से 2 बंदे आएंगे, तो टोटल 5 पर्सन हो गए। 1 पर्सन कहाँ से होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट होगा। 2 मेंबर कहाँ से होंगे हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पर्सन हमें देंगे, और ये गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे। फिर 2 पर्सन हमारे और आएंगे, जो कि किनके द्वारा इंचार्ज होंगे, ये किसके, ड्रग कंट्रोल एजेंसी के। जो कौन कौन देगा, स्टेट भी देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा। फिर आता है हमारा लास्ट इलेक्टेड मेंबर क्या होंगे, ये सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट होकर आएंगे, मतलब कि
मतलब वोटिंग होगा आपस में, ये सब आप कह सकते हो। तो इलेक्टेड करके आएंगे। तो ये क्या होंगे, एक टीचर होगा फार्मेसी का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, कॉग्नोसी में, या फिर कोई स्टाफ होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, या फिर एफिलेटेड कॉलेज से इलेक्टेड करा जाएगा। एफिलेटेड क्या होता है, लाइक एक इंस्टीट्यूट होता है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर 18-20 कॉलेजेस होते हैं, इस कॉल्ड एफिलेटेड कॉलेजेस। तो इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूट कमेटी के द्वारा इलेक्शन कराया जाएगा। फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया होता है ये, तो इनके द्वारा इलेक्शन करा जाएगा। फिर एक कहाँ से आएगा, टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक, मतलब कि कॉग्नोसी के फील्ड में से एक आया जाएगा, या फिर मेडिकल मेड कैम्प के फील्ड में से आएंगे। ऑन द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज, सेम वही है, या तो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होगा या तो एफिलेटेड कॉलेज से, मतलब एक ही बात है, उन्हीं के तो मेंबर हो गए ना, चाहे एफिलेटेड ही आप उसको मानो। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द मेडिकल काउंटर ऑफ इंडिया इसको इलेक्ट करेगी। फिर क्या है, एक और पर्सन आएगा जो कि कहाँ से होगा, काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मतलब कि IPA से, ठीक है। फिर एक और पर्सन आएगा, वो कहाँ से आएगा, काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। फिर एक और पर्सन आएगा जो कि कहाँ होगा, फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल। ये सारे रटने वाली चीज़ है वैसे देखा जाए तो। फिर क्या है, ये इलेक्शन हर 3 साल में दोबारा से होता रहता है। द नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 3 साल के लिए इनके हाथ में होगा ये सभा, मतलब कि गद्दी कह लो आप, और एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद इनको दोबारा से, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बार बार नहीं बन सकते, ये नॉमिनेट होके भी आ सकते हैं और री इलेक्शन भी लड़ सकते हैं ये, पर ऐसा है कि इनके पास जो पावर होगी वो सिर्फ 3 साल की होगी, ठीक है। ये था हमारा। फिर कुछ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है, इनको एडवाइस देना होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। और क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कोई अमेंडमेंट करना हो तो ये कंसल्ट करते हैं बोर्ड से, ठीक है। अगर बोर्ड पास कर देती है तो वो लॉ में अमेंडमेंट हो जाता है या चेंज हो जाता है या कुछ नया लॉ आ जाता है। इट कैरी आउट द अदर फंक्शन असाइंड बाय द एक्ट, मतलब कि और भी कोई अदर फंक्शन हो एक्ट से रिलेटेड तो वो उसमें भी एडवाइस दे सकते हैं। तो मेजरली इनका काम होता है एडवाइस देना टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या था हमारा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, मतलब DTAB। अब हम बात करेंगे DCC के बारे में। DCC के बारे में क्या है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। DCC सेल कंसिस्ट ऑफ, या तो कर सकती है, मतलब कि होती है इसके अंदर, मतलब 2 DCC कितने लोगों से बनी हुई है, एक तरह से ये जान लो आप। इसके लिए बनी हुई है ये 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करे जाते हैं। 1 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं, ईच हर एक गवर्नमेंट अपना अपना इलेक्शन करके भेजते हैं। तो ये 2 तो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक कहाँ से आया, स्टेट गवर्नमेंट से। हर एक स्टेट अपना चुन के भेजती है, तो वहाँ से कोई एक को चुना जाता है। दिस बॉडी हैज़ द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, ठीक है ना। खुद इनके पास इतना पावर होता है, ये खुद अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करवा सके। फंक्शन क्या होता है इनका, इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम वही चीज़ है, एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। द स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी ये। और एंड द DTAB ऑन एनी मैटर ट्रेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि एक तरह से सोच लो ये DTAB के नीचे है, तो ये DTAB को एडवाइस भी कर सकती है। और ये कहाँ करेंगे फर्दर, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे ये बात जाएगी। और किससे रिलेटेड, यूनिफॉर्मिटी, जो भी चीज़ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है कि क्या चल रहा है हमारे फील्ड में। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो भी ग्रुप है उनका कोई भी एक्ट वगैरह पास करना हो या कुछ मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ सुझाव देना हो इनके बारे में, तो वो जाके दे सकती है। व्हेन रिक्वायर्ड इट रेगुलेट इन प्रोसीजर, जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये अपना प्रोसीजर खुद भी रेगुलेट कर सकती है। फिर आता है हमारा CDL क्या होता है हमारा, सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरीज, मतलब कि लेबोरेटरी होती है ड्रग की, पर ये सेंट्रल लेवल है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मैंने बताया कलकत्ता में ये सिचुएटेड है। और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब यहाँ पर वहीं पे उसके डायरेक्टर्स है। फंक्शन क्या है इसका, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक मतलब कोई भी सेंटर या स्टेट लेवल पे कोई भी पर्सन इनको भेजेगा सैंपल, तो वो उसको एनालाइज करेगी। और यहाँ पे एक कलेक्टर होते हैं, मतलब इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि कलेक्शन करते हैं, वहाँ ले जाने का काम करते हैं कोर्ट, मतलब कहीं पर भी ले जाना और लाना का काम इनसे अपॉइंट करा हुआ कलेक्टर ही करता है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी के द्वारा भी कहीं पर भी सैंपल भेज दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मिसप्लेसमेंट के चांसेस हो जाते हैं, बीच में ही रास्ते में ही गायब हो जाता है कई बार सैंपल्स। तो उस चीज़ को बचाने के लिए खुद एक कस्टम कलेक्टर होता है, वो लेके आता है जितने भी सैंपल्स होते हैं। इट कैरीड आउट द एनालिटिकल QC, ठीक है, ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल्स, ठीक है। इट कैरी आउट सच एज ड्यूटीज़ एज मे बी असाइंड इट बाय सेंट्रल, मतलब जिस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको असाइन करा है वो अपना ड्यूटी निभाता है सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे, विच इज़ परमिशन टू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद DTAB. If some drug tests are not carried out in CDL at Kolkata, then it's sent to other labs. सपोज करो कि जो कुछ टेस्ट है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है कोलकाता में जो है, तो वो दूसरे लैब्स में भी जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आता तो मैं बता दूँ, डोपा टेस्ट, ठीक है, डोप टेस्ट, ये सब होता है ना, प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह वगैरह, फुटबॉल प्लेयर्स का, तो ये सब यही लेबोरेटरीज़ में ही जाता है उनका सैंपल्स वगैरह, यहीं पे जांच होती है, और वो भी स्ट्रिक्ट जांच होती है, ये नहीं कि कोई भी फेरबदल हो जाती है। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। प्रोडक्ट जैसे कि सीरा, मतलब कि सीरम, वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, फिर
ये सब कहाँ होते हैं, कौन से लैब में चेक होते हैं? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि कसौली में है। सीरा वैक्सीन टॉक्सिन एंटीजन एंटीटॉक्सिन फॉर, अगर बात हो जानवरों से रिलेटेड तो कहाँ पे ही होंगे? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है? इज्जत नगर में है, वो वहाँ पे टेस्ट होंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन टेस्ट कहाँ पे होंगे आपके? वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी इन CRI जो कि कहाँ पे? कसौली में होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन पुणे में भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्डम्स वगैरह कहाँ पे यूज़ होंगे? इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो कि गाजियाबाद में सिचुएटेड है, वहाँ पे इनके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट ऐसा नहीं कि हर बार टेस्ट होगा, मतलब कहीं पर भी शक होगा तो उस सिचुएशन में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका गवर्नमेंट एनालिसिस्ट, अगला है। तो ये क्या काम करती है? गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट ये क्या काम करती है? गवर्नमेंट एनालिस्ट एनालिसिस द ड्रग कॉस्मेटिक सैंपल इन द लैब्स विच इज सेंट बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर ने जो सैंपल भेजा है ना, वो उस चीज़ को एनालिसिस करने का काम गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का होता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट पहले करा जाता है, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने से पहले अपॉइंट करा जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा? इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग, आ पर्सन अपॉइंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 33F के द्वारा एक हायर करा जाता है एक ऑफिसर को, ठीक है। उसमें क्या होता है? या तो सेक्शन 20 से भी कर सकते हैं या सेक्शन 33F से भी कर सकते हैं। अगर कॉस्मेटिक की बात होगा तो 20 पे करेंगे, और इन पे बात होगा तो आयुर्वेदा या फिर इंडिजीनियस सिस्टम पे बात होगा तो 33F पे करेंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? सेम वही चीज़ है, कॉमन सेंस है। फंक्शन क्या होगा इनका? इट एनालाइज द टेस्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल सेंड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब जो भी ड्रग इंस्पेक्टर ने सेंड करा है ना, वो उसका काम होता है चेक करना, एंड देन प्रिपेयर रिपोर्ट तैयार करना, और उसके द्वारा मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल के द्वारा रिपोर्ट तैयार करना। ऐसा नहीं है कि जो उनके मन में फीलिंग है, जैसे कि सपोज़ करो कि इसका रंग ज़्यादा ही लाल दिख रहा है तो उसके बेसिस में आपने लिख दिया कि लुकिंग टू मच डीप, और डीप कलर तो इंडिकेशन होता है मतलब टेररिस्ट का, या सपोज़ करो ऐसे कॉमन सेंस, मतलब लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं कि अपने मन से नहीं, जो चीज़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैं कि क्या क्या टेस्ट करना है और कितना टेस्ट करना है, कितना टाइम देना है, इनके द्वारा एनालिस होता है। दे इन्वॉल्व इन एनी रिसर्च वर्क एंड प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद टाइमली रिसर्च होता है, टाइमली रिजल्ट सबमिट करवाना होता है ऑफ एनालिटिकल एंड रिसर्च वर्क विद द व्यू ऑफ पब्लिकेशन एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि सब कुछ टाइमली करना होता है, मतलब एनालाइज भी टाइमली करना होता है, रिपोर्ट भी टाइमली भेजना होता है, क्योंकि पब्लिकेशन भी होता है उस चीज़ का, ठीक है, आगे भी फॉरवर्ड करना होता है, इसलिए सब कुछ टाइमली होता है। गवर्नमेंट को निराश नहीं करना होता है, मतलब जिसने भी मंगवाया है वो चीज़। फिर आता है क्वालिफिकेशन, मतलब कैसे बन सकते हैं कोई भी ड्रग एनालिस्ट, कैसे बन सकते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट, सॉरी, कैसे बन सकते हैं? अ ग्रेजुएट इन मेडिसिन और साइंस, ठीक है, मेडिसिन या साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इन द टेस्टिंग ऑफ ड्रग के टेस्टिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन लैब अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होना चाहिए वो लेबोरेटरी? जैसे कि सपोज करो गवर्नमेंट एनालिस्ट हो, उनके अंडर में आपने 5 साल काम करा है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और अप्रूव टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंडर 5 साल आपने काम करा है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन अबव, मतलब यूजी के बाद, जब भी बी फार्मा आप कर रहे हो, डी फार्मा कुछ भी कर रहे हो, पीजी के बाद यूजी आता है, ठीक है ना, सॉरी यूजी के बाद पीजी आता है। तो पीजी में आपने कुछ डिग्री हासिल कर रखा हो, ठीक है, सब्जेक्ट एंड मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, किसी चीज़ का पीजी हो आपके पास किसी सब्जेक्ट का, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट India with analysis of drug and pharmaceutical has one of the subject with not less than 3 years of experience in the testing of drugs in the laboratory under the control of government analyst and head of the institute or approved drug laboratory। ये सब रटने वाली चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा शायद लास्ट पेज है आई गेस, हाँ 2 पेज रह गया हमारा, बस इसको ख़त्म करते हैं अब। लाइसेंस अथॉरिटी, लाइसेंस अथॉरिटी क्या होता है? जो लाइसेंस हमें देती है ना, वो अथॉरिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट दिस लाइसेंस अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कौन कौन से लाइसेंस बनाने के लिए मतलब इस टीम को रखा गया ताकि ये लाइसेंस बना सके। अब मतलब वैलिड लाइसेंस प्रोफेशनल वे में, ठीक है, तो लाइसेंस को इशू कर सके। जैसे कि कौन कौन से लाइसेंस? मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस, सेल के लिए लाइसेंस, इंपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए लाइसेंस, ठीक है। दिस अथॉरिटी आर डिजाइन डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से ये काम करती है। इनको दूसरे नामों से क्या क्या नामों से जाना जाता है? ड्रग कंट्रोलर, डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस इंचार्ज, ड्रग कंट्रोल, इनके नाम से भी जाने जाते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं? लाइसेंस अथॉरिटी हैव चॉइस टू आइदर इशू और रिफ्यूज़ लाइसेंस टू द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन देयर सेटिस्फाइड एंड प्रिस्क्राइब्ड रूल और नॉट। मतलब कि ये आपने जो भी परमिशन करा नहीं कि हमें सर प्लीज़ लाइसेंस दे दो, आपने लिख के भेज तो दिया उनको, मतलब लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपने फॉर्म भर के भेज दिया कि हमें लाइसेंस की नीड है, पर वो फॉर्म को भरेंगे, अगर वो सब कुछ वैलिड रहा, एकदम अच्छे से रहा, जो चीज़ प्रोफेशनल वे में रहा, तो वो ग्रांट कर देंगे। पर कुछ भी खराबी दिखी तो उनके पास इतना हक होता है कि आपको वो कैंसिल कर दे। दूसरा क्या है, मतलब उनको ठीक नहीं लगा तो वो कैंसिल कर देंगे। ऑल्सो हैव पावर टू कैंसिल और सस्पेंड एनी लाइसेंस फाउंड समथिंग रॉन्ग। मतलब
लाइसेंस मिल गया और आपने कुछ इलीगल काम कर रहे हो या फिर ऐसा काम कर रहे हो जो कि ठीक नहीं है, तो वो आके उनके पास इतना चार्ज होता है कि बीच में ही सस्पेंड कर देंगे आपके लाइसेंस को। तो इतना भी उनके पास फंक्शन मतलब पावर होता है। फिर आता है आपका कंट्रोल अथॉरिटीज़। कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ क्या होता है? ऑल द इंस्पेक्टर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल आर अंडर देयर कंट्रोल। मतलब जितने भी ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल के, वो इनको उनको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, इट हैज़ पावर टू कंट्रोल ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर को भी कंट्रोल करने का पावर ये रखता है। क्वालिफिकेशन इसकी क्या चाहिए बनने के लिए? ही या शी इज़ द ग्रेजुएट इन फार्मेसी होना चाहिए, फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होनी चाहिए ग्रेजुएट, ठीक है ना, और एकदम जानी मानी यूनिवर्सिटी से। और उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, टेस्टिंग में, और इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ कम से कम 5 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। कस्टम कलेक्टर क्या होते हैं? आपने सुना होगा, जो कस्टम का माल कलेक्ट करते हैं इसको कस्टम कलेक्टर। द कस्टम कलेक्टर और पर्सन ऑन हिज बिहाफ में डिटेन मतलब क्या होता है? हिरासत में लेना। imported package with which is suspect to contain drug cosmetic import of which is prohibited report detention। मतलब होता है कि डिटेंशन मतलब होता है डिटेंशन मतलब होता है कि क्या बोलूँ मैं, डिटेंशन मतलब सस्पेंड टाइप का समझ लो, डिटेंशन कहलाता है। टू द ड्रग कंट्रोलर एंड इफ़ रिक्वायर्ड फॉरवर्ड सैंपल टू द CDL। तो मतलब सपोज करो कि एक तरह से बताऊं कि कोई भी माल पकड़ा गया जिसके अंदर ड्रग था, नारकोटिक था, जो कि बैन है, तो कस्टम कलेक्टर ने पकड़ लिया, ठीक है। मतलब एक तरह से देखो, एयरपोर्ट में चेकिंग हुई, कस्टम कलेक्टर ने पकड़ लिया आपको, कुछ आप कंटेन कर रहे थे कॉस्मेटिक या ड्रग ऐसा कुछ जो कि प्रोहिबिटेड है, तो वो डिटेंशन कर देगी और आपको ड्रग कंट्रोलर के पास भेज दिया जाएगा सैंपल को। अगर और भी रिक्वायर्ड पड़ा तो उस सैंपल को जांच करने के लिए CDL में भी भेज सकती है। तो ये काम होता है कस्टम कलेक्टर का, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट है वो ड्रग इंस्पेक्टर। इसके ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सबका बहुत लोगों का सपना भी होता है, तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा नहीं, हार्ड भी नहीं है। तो द ड्रग इंस्पेक्टर में अपॉइंटेड आइदर टू इंस्पेक्ट, या तो इंस्पेक्ट करने के लिए अपॉइंट करा जाता है, या इंस्पेक्ट, अब क्या इंस्पेक्ट करने के लिए, जैसे कि लाइसेंस, सेल ऑफ ड्रग, और टू इंस्पेक्ट द एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब ये इंस्पेक्टर ही होता है एक तरह से, ये इंस्पेक्ट करने का काम करता है। जो वैलिडेशन मतलब कि जो कोई बंदा अगर बना रहा है वो लाइसेंस पे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लाइसेंस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेलिंग कर रहा है तो लाइसेंस पे है कि नहीं वो चीज़, तो ये सब इंस्पेक्ट करने का काम ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। इन रिलेशन टू द आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी ड्रग एंड इंस्पेक्टर अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 33G और IPC पिनलाइजिंग एक्ट है, ये मैंने पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। तो 33G के अंडर या फिर IPC के अंडर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक इंस्पेक्टर को, ठीक है ना, किसके लिए? आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी के चेकिंग के लिए। एंड इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग, जैसे कि मान लो ये नहीं है, इंडिजीनियस सिस्टम नहीं है, सपोज करो कॉस्मेटिक के लिए हमें हायर करना है, हमें नहीं मतलब सेंट्रल या स्टेट लेवल को हायर करना है एक ड्रग इंस्पेक्टर, तो वो कैसे करेगी? तो वो अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC एक्ट के तहत एक हायर करेगी एक DI को। अब क्वालिफिकेशन बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? अब ग्रेजुएशन इन फार्मेसी होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और द रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हो आपने, फार्मेसी या फिर किसी चीज़ में मास्टर करा हो या डिग्री है आपके पास, सिंपल सी बात है, कम से कम डिग्री होना चाहिए बैचलर का, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल मास्टर्स होना चाहिए या फिर डॉक्टरेट होना चाहिए। तो बहुत कॉमन चीज़ है, किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आपने डॉक्टरेट हासिल कर रखा हो, ये भी कह सकते हो, पर कम से कम बी के बाद भी आप बन सकते हो। शुड हैव नॉट लेस देन 80 मंथ ऑफ, मतलब कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। कहाँ पे एक्सपीरियंस? मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। और कम से कम 1 साल का शेड्यूल सी था ना, नो पेरेंटल आई गेस, हाँ पेरेंटल के एरिया में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आपको होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर 1.6 मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 18 मंथ से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 18 मंथ कम से कम टेस्टिंग और ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो शेड्यूल सी में आता है ना, उसके अंडर कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ही चाहिए। जैसे कि मान लो कोई टैबलेट हो गया, यही तो आता है शेड्यूल सी में। फिर आता है नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इंस्पेक्शन ऑन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एनी अदर सब्सटेंस। किसी फॉर्म जहाँ पे वो चीज़ बन रहा है तो वहाँ पर भी 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आपका शेड्यूल सी ड्रग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सर्विस एज द ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन फॉर दिस इंस्पेक्टर, वही कॉमन चीज़ है, एक ही चीज़ को बार बार लिख रखा है। तो कम से कम 3 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस आपको मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, ठीक है। 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेड्यूल सी में होना चाहिए, शेड्यूल सी के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में या फिर टेस्टिंग वगैरह में होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर पावर ऑफ DI क्या होता है, मतलब उनके पास क्या क्या पावर होती है? वो किसी भी जगह पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे बन रहा हो कुछ या बिक रहा हो कुछ, है ना, वहाँ पे कहीं पर भी दिन दहाड़े इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दे टेक सैंपल, वो सैंपल लेते हैं। अब वो सैंपल किसी का भी हो सकता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, या फिर कॉस्मेटिक हो सकता है, या तो पेरेंटल, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिक रहा हो या बन रहा हो, उनको कोई लेन देन नहीं हो, कहीं पर भी जाके सैंपल ले सकते हैं। फिर वो एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं आपके पूरे प्रीमाइसिस को, मतलब कि आपके एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हो या करवा रहे हो उसको प्रीमाइस कहते हैं। इन विच एन ऑफेंस, मतलब जहाँ पर भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ है, मतलब कि भंग हुआ है, या फिर आप कह लो कि कोई क्राइम नहीं, दंड हुआ है, दंड अपराध हुआ है, ठीक है, ऑफेंस,
तो वहाँ पे वो खुलेआम जाके क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं किसी भी सैंपल को, और सीज़ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला है तभी सीज़ करेंगे, अगर उनको कुछ शक भी हो रहा है तो सीज़ कर देंगे। सीज़ मतलब क्या होता है, कुछ टेम्परेली शट डाउन कर देंगे आपके प्रीमाइस को, ठीक है ना, और एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट सबको सीज़ कर लेंगे वो लोग। तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते अपने फैक्ट्री में जब आपका फैक्ट्री सीज़ हो जाता है ना। जब तक सीज़ का मतलब होता है आपका, आप में अभी चल रहा है, केस चल रहा है। मे सर्च एनी पर्सन हु शैल रीजन टू बिलीव हैज़ secreted about any drug or cosmetic in represent of which an offense is may being committed। मतलब किसी भी पर्सन, मतलब आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑफेंस करा है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको कस्टडी में ले सकते हैं, एक तरह से आप ये कर लो, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि अगर इसने कमिटेड करा है तब, अगर ड्रग इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है। मे स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल, मतलब किसी भी व्हीकल को रुकवा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अब सिर्फ व्हीकल नहीं, वेसल्स भी, या फिर कन्वेंस भी, या फिर मतलब कोई भी चीज़ को रुकवा के चेक कर सकते हैं। यूज़ टू कैरी, मतलब पर वो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, किसी भी गाड़ी को तो नहीं रुकवाएंगे, मतलब ऐसा कुछ जो कैरी कर रहा हो ड्रग या फिर कॉस्मेटिक, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, बड़े बड़े माल इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसी को रुकवा के वो चेक कर सकते हैं, किसी भी व्हीकल को या फिर वेसल, कुछ भी, ट्रेन भी रुकवा के वो चेक कर सकते हैं, ये भी समझ लो आप। रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस इज़ कमिटेड, अगर जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड हुआ है, ठीक है, गुनाह कमिटेड हुआ है। मे एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड अदर भी नेसेसरी, और भी कुछ पावर्स होती हैं जो कि ज़रूरी भी हैं उनका होना उनके पास, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या होती है उसकी, आप सपोज़ करो आप एक DI बन गए, तो आपकी एक ड्यूटी क्या होगी, मतलब कि किसी चीज़ के लिए तो आप DI बने हो, तभी तो उनका नाम है। इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, आप सपोज़ करो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के बारे में बात करें, तो उनके तहत क्या ड्रग इंस्पेक्टर की एक ड्यूटी होती है, तो कम से कम 1 से 2 बार हर साल इंस्पेक्ट करना, एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस फॉर सेल एंड ड्रग इन द एरिया असाइन फॉर हिम, जहाँ पे वो असाइन हुआ है वहाँ पे चेक करना हर साल 1 से 2 बार। एंड टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, खुद को सेटिस्फाइड करना, वेदर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस आर ऑब्जर्व और नॉट, मतलब कि सही से यूज़ तो हो रहा है लाइसेंस का या फिर नहीं, ठीक है। इफ़ नेसेसरी then to obtain and send samples to import drug and cosmetic for test analysis which are being sold or stored in contravention of the provision of these drug, अगर उनको और भी ज़्यादा ज़रूरी लगे तो वो सैम्पल्स को कलेक्ट करके और वो भेज भी सकते हैं चेकिंग के लिए आगे फर्दर, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड इन राइटिंग टू हिम, मतलब किसी ने उसको कंप्लेंट करा है या फिर किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट करा है, तो इन्वेस्टिगेट करे वो जाके कि किसी ने कंप्लेंट करा है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करे जाके कि किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करे। सपोज़ करो कि मैंने कंप्लेंट डाला कि मेरे मोहल्ले के तीसरे गली में ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप चेक करें। तो ये फ़र्ज़ बनता है DI का कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करे, भले ही वो फेक हो या कुछ हो, पर इन्वेस्टिगेट ज़रूर करे वहाँ जाके। टू मेंटेन द रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑल इंस्पेक्शन, जो भी वो इंस्पेक्शन कर रहा है उसका वो एक रिकॉर्ड जरूर बनाए। एंड एक्शन टेकन बाय हिम एंड टू सबमिट कॉपीज़ टू सच रिकॉर्ड ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब भले जो उसने इन्वेस्टिगेट करा वो सही हो या नहीं हो, उन सब का रिकॉर्ड बनाए और हर टाइम टू टाइम जाके वो कंट्रोल अथॉरिटी में सबमिट करे कि मैंने ये करा, इन्वेस्टिगेशन मैं करता रहता हूँ, और भले ही मुझे कुछ नहीं मिलता पर मैं करता रहता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि वो उसका। टू मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द सेल ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो इंक्वायरीज बैठाए, इंस्पेक्शन रिगार्डिंग सेल्स ऑफ ड्रग, मतलब कि इंक्वायरीज वगैरह करता रहे वो। टू डिटेन द इम्पोर्टेंट पैकेज इफ़ इज सस्पेक्टेड टू कंटेन द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड ड्यूटीज़, प्राइवेट मतलब डिटेन कर ले, जब्त कर ले कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ ऐसा उसे लगे कि जो कि मना है उनके एरिया पे, या फिर ऐसा चीज़ इंपोर्ट हो रहा है जो अंडर लाइसेंस नहीं है, तो इस चीज़ को वो डिटेन कर ले। इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सपोज़ करो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, और वहाँ पे उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, तो इंस्पेक्ट एटलीस्ट वंस ईयर, 1 से 2 बार हर साल, तो उनका फ़र्ज़ बनता है इंस्पेक्ट करना जहाँ एरिया के लिए उसे असाइन करा गया है, और सेटिस्फाई, खुद को सेटिस्फाई करे वेयर द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, मतलब कि सही से यूज़ हो रहा है कंडीशन का या फिर नहीं हो रहा है। सैंपल ले, सैंपल को टेस्ट करवाए, एनालिसिस करवाए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, और क्या करे, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन ऑफ द, मतलब कोई भी भंग तो नहीं हो रहा है प्रोसिक्यूशन का, मतलब कि ब्रीच तो नहीं करा जा रहा है, उसे तोड़ा तो नहीं जा रहा है किसी लॉ को, ये उसका ड्यूटी बनता है, एक्ट ड्यूटी ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके भी चेकिंग कर सकता है, या फिर किसी लोकल शॉप में जाके चेकिंग कर सकता है, किसी होलसेल या फिर कंपनी में जाके, मतलब सपोज़ करो यही होलसेल, रिटेल, और कंपनी, किसी भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाके अचानक से जाके चेकिंग करे और इंश्योर करे कि वहाँ पे जो लाइसेंस है वो सही से यूज़ हो रहा है, और जो चीज़ बनाया जा रहा है वो ठीक बनाया जा रहा है, अंडर लाइसेंस बनाया जा रहा है, और एकदम प्रॉपर इन्वायरमेंट में बनाया जा रहा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई होप ये लास्ट था, आपका यूनिट 2 खत्म हो गया है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।